हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम बात करेंगे लीगल करंट अफेयर्स की। लीगल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 जून 2021 से लेकर के 7 जून 2021 के। ठीक है, लीगल करंट अफेयर्स के अंदर मैं कवर करूंगी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स या जो लॉ रिलेटेड न्यूज़ थी, ठीक है, या किसी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि क्लैट, AILAT, स्लैट, महाराष्ट्र CET, BHU, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, PU, BHU 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप एक एडवोकेट हैं और एक लॉ स्टूडेंट हैं जो अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, अपडेटेड जजमेंट्स कौन कौन सी हैं और उनको समझना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ पे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, या इन जनरल एज एन एडवोकेट और लॉ स्टूडेंट आपको अपडेटेड रहना चाहिए, तो ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज मैं इसमें सारी रिसर्च कर कर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। एंड बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू टेल यू कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, कोई बेयर एक्ट है, कोई अमेंडमेंट है, उसके जो सारे लिंक्स हैं वो फ्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अपनी वेबसाइट पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मे की सारी न्यूज़ देखना चाहते हैं, लीगल करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो का मिल जाएगा। Okay. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Supreme Court criticizes central government for its vaccination program. So this judgment is important. अगर आप ये order, it is not a judgment, it is order, because अभी भी ये केस चल रहा है, तो अगर हम ये ऑर्डर को समझ लेंगे तो जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। तो हम वो सारी टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला केस का जो नाम है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लीज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडमिक। अगर आप क्लैट LLM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंट सुओ मोटो रिट पिटिशन। सुओ मोटो मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट खुद कोई इशू पिक करता है, ठीक है ना, कोई चलकर कोई एडवोकेट वहां पे गया नहीं, कोर्ट को बोला नहीं कि ये इशू है, प्लीज सुनिए। जजेस ने खुद एक इशू पिक किया है कि ये प्रॉब्लम चल रही है और हमने ये इशू पिक किया, तो उसको क्या कहते हैं, सुओ मोटो, ठीक है ना। वर इनिशिएटेड ऑन 22 अप्रैल 2021, जब सेकेंड वेव का पीक चल रहा था या जब स्टार्ट हो गई थी सेकेंड वेव और बहुत ही बुरा हाल था, तब ये पिक किया गया। और इसके अंदर ही हमारी नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट हुई। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तब यही यही केस के अंदर सारी ऑर्डर्स दिए गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। Now, when this court took cognizance of the management of COVID-19 pandemic during the second wave, right? Central government stand. The vaccination drive will be complete by the end of December 2021. अब क्या हुआ? अब क्या है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम दिसंबर 2021 तक सारा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो कंप्लीट कर देंगे बाय एंड ऑफ दिसंबर 2021। बट अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम देखेंगे, एंड इवेंचुअली क्या हुआ हम ये भी देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स बाय ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी कौन है यहाँ पे? देखो, जब सुओ मोटो कोर्ट्स कोई इशू उठाती है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इशू उठाया, ठीक है ना, जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडवोकेट्स अपॉइंट करे जिन्हें हम एमिकस क्यूरे कहते हैं। जिन्हें डिफाइन किया जाए तो दे आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। जब ऐसा कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो, उनको जो लगता है कि ये एडवोकेट इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या ये एडवोकेट हैं जो अच्छे से रिसर्च करके हमें बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लॉ निकाल कर लेकर आ सकते हैं, उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे वही एडवोकेट्स ने केस आर्ग्यू किया और उन्होंने क्या कहा अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो हम पढ़ेंगे, right? Universal immunization program, under which essential vaccines were procured by the Union of India and were distributed to states or UTs free of cost for administering them to the end beneficiary, right?
अब इसमें क्या है, हम समझेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, वैक्सीन बाय करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर देती हैं एंड बेनिफिशरीज को, मतलब लोगों को वैक्सीन लगा देती है। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। Right now, the UIP, मतलब Universal Immunization Program, has been replaced by the liberalized pricing and accelerated national COVID-19 vaccine strategy, also known as liberalized vaccination program। ठीक है, तो अब क्या किया था, फॉर टाइम बीइंग, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं बता देती हूँ, उस टाइम पर दोबारा से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ गया है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, पहले एक टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने यूनिवर्सल प्रोग्राम को छोड़कर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को छोड़कर क्या कहा था कि अब हम लिबरलाइज्ड प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। अब ये क्या है, फ्रॉम May 1, 2021 इन फेज 3 ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव whereby state or UT governments or private hospitals are required to procure vaccines for persons between the age group of 18 to 44 years from private manufacturers on the basis of a pro rata quota set by the Union of India। अब समझते हैं लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी क्या है। इसके अंदर क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप वैक्सीनेशन प्रिक्योर करेंगी, किस एज ग्रुप के लिए, 18 टू 44 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए। तो बेसिकली लिबरलाइज्ड प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन प्रिक्योर कर रही थी, बाय कर रही थी और स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी। बट अब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल खत्म हो गया। क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स खुद वैक्सीनेशंस बाय करेंगी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स से। राइट, पब्लिक हेल्थ इज अ सब्जेक्ट मैटर अंडर लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, तो अब ये जो पब्लिक हेल्थ है वो किसके अंदर आता है, कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है ना, उसके बाद इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड इंटरस्टेट क्वारंटीन किसके, कौन केयर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है वो। ठीक है ना, माइग्रेशन और जो स्टेट इंटरस्टेट क्वारंटीन देखना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर कि जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कोविड है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना फैले। ये किसको देखना है, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये उन्होंने कहा। Thus, the management of the pandemic, control of the spread of COVID-19, vaccination policy and pricing are the responsibility of the central government। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मैनेजमेंट है पैंडमिक का, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19 है, वैक्सीनेशन पॉलिसी है, प्राइसिंग है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीजेस है, वो कॉन्करेंट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों को देखना है। और इंटरस्टेट माइग्रेशन एंड इंटरस्टेट क्वारंटीन चीज भी किसको देखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखनी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट बीइंग द हेड, वो सारी कंट्री का देखे, विच मस्ट बी इन टेंडम विद द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट, मतलब सबको मिलकर काम करना है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है यहाँ पर, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। अब इस वाली स्लाइड में से जो मेजर चीज आपको समझनी है वो क्या समझनी है, एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये टर्म जहाँ पे भी यूज होगी आपको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है। और दूसरा, लिबरलाइज प्राइसिंग एंड एक्सेलरेटेड नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी क्या है, इसे लिबरलाइज्ड पॉलिसी भी कहा जा रहा है, लिबरलाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको इसका मतलब समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो देख सके कि कैसी मैनेजमेंट हो रही है कोविड-19 पैंडेमिक की। जिनको जुडिशियल रिव्यू का मतलब नहीं पता, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जब कोर्ट के पास पावर है टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है ना, एक्शंस को एग्जामिन कर सके क्या वो ठीक है या नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये पावर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है इस इशू से रिलेटेड। ओके, व्हाट डिड द गवर्नमेंट से, क्या कहा गवर्नमेंट ने, बैटलिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस एंड द गवर्नमेंट नीड्स
discretion to formulate policy in large interest and its wisdom should be trusted। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम बहुत ही बड़ी दुविधा से, बहुत ही बड़े क्राइसिस से निकल रहे हैं, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। द करंट वैक्सीन पॉलिसी conforms to Article 14 and 21 of the Constitution and requires no interference from the court, as the executive has room for free play in the joints while dealing with the pandemic of this magnitude। ठीक है ना, तो रूम फॉर फ्री प्ले इन द जॉइंट, वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी देनी चाहिए, हमें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए सो दैट वी कैन डील विद दिस पैंडमिक, ठीक है ना, और हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। द करंट स्टेप्स आर थॉटफुली अंडरटेकन टू टाइड ओवर एन imminent crisis which may turn out to be imprudent in the long run, however they need to be appreciated from a short term and holistic perspective। वो कहते हैं कि हम जो steps ले रहे हैं वो appreciate करने चाहिए, short term के लिए वो बिल्कुल सही steps हैं, और holistic मतलब सब कुछ देख कर वो steps लिए जा रहे हैं। Judicial review over executive policies is permissible only on account of manifest arbitrariness. No interference from judicial proceedings is called for when the executive is operating on expert मेडिकल एंड साइंटिफिक ओपिनियन टू टैकल अ मेडिकल क्राइसिस। तो वो कहते हैं कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज हैं आप उनको देख सको, तभी राइट होती है अगर बहुत ज़्यादा इलीगैलिटी हो या आर्बिट्रेरीनेस हो, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अपने आर्ग्यूमेंट्स में। जुडिशियल इंटरवेंशन दो वेल मीनिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में लीड टू अनइंटेंडेड सर्कमस्टांसेस। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है उनके पास एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, ना होते हुए मतलब इतनी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, और ना ही उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। मे लीड टू अनइंटेंडेड सर्कमस्टांसेस वेयर द एग्जीक्यूटिव इज लेफ्ट विद लिटिल रूम टू एक्सप्लोर इनोवेटिव सोल्यूशंस, ठीक है ना। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इसमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिसी मेकिंग कॉन्टिन्यूज टू बी इन द सोल डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। वो कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है पॉलिसी मेकिंग, और वो हम उन पे ही छोड़ रहे हैं। The judiciary does not possess the authority or competence to assume the role of the executive, which is democratically accountable for its actions and has access to the resources which are instrumental to policy formulation। तो वो judiciary क्या कह रही है कि हम तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे, हमें पता है कि तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है। However, this separation of power does not result in courts lacking jurisdiction in conducting a judicial review of these policies। वो कहते कि हमें पता है तुम्हारा काम है पॉलिसी मेकिंग, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हम यहाँ पे बैठ कर पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रहे, बट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारी पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट envisage courts to be silent spectators when constitutional rights of the citizens are infringed by executive policy। वो कहते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 13, यहाँ पे आपको क्या याद रखना चाहिए, आर्टिकल 13 क्या कहता है, that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। और पावर किसके पास है टू डिक्लेयर देम void और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 आ गया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हम चुपचाप देखने वाले नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है, किसके अंदर, आर्टिकल 13 के अंदर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। जुडिशियल रिव्यू एंड सॉलिसिटिंग constitutional justification for policies formulated by the executive is an essential function which the courts are entrusted to perform। वो कहते हैं ये हमारा essential function है to make sure कि किसी की fundamental right violate ना हो, किसी की rights violate ना हो। Continues to exercise jurisdiction to determine if the chosen policy measure conforms to the standards of reasonableness, militates against manifest arbitrariness and protects the right to life of all persons। तो वो कहते हैं कि हमारे पास राइट है देखने की। तो यही हमें याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह नहीं देखेंगे जब सिटीजन्स की जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं।
Okay, what were the issues with liberalized vaccination policy? Again, I'm repeating, अब liberalized vaccination policy नहीं है, इसी ऑर्डर की वजह से चेंज हुई, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। रीजंस क्या थे? सबसे पहला था वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जब स्टेट वैक्सीनेशन प्रोक्योर कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द नंबर ऑफ वैक्सीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, बिकॉज वो हर स्टेट को के लिए वैक्सीनेशन बाय करेगी। बट लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी में पर्टिकुलर स्टेट्स बाय कर रही थी, तो उनको वैक्सीनेशन जो थी वो एक्सपेंसिव पड़ रही थी। नंबर 2, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने और जो लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपने कोई भी डिफाइन नहीं किया। जैसे फेज 1 में तो डिफाइन किया था ना कि फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद डिफाइन किया गया कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको लगेगी, फिर उसके बाद 45+ आया, तो वो डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन बाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स अंडर द लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी, तो उन्होंने कहा वो भी एक प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो जो है जिनके पास मनी है वो तो जाके लगवा लेंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। ठीक है ना, तो ये भी एक इशू था। बेसिस एंड इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंशियल प्राइसिंग, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट प्राइसिंग हो रही थी। वैक्सीन लॉजिस्टिक्स, वो स्टेट के पास क्या इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर वैक्सीनेशन को रख सकें, ये भी एक प्रॉब्लम था। डिजिटल डिवाइड का सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कुछ लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, जिन्हें पता है रजिस्टर कैसे करना है कोविन ऐप पे, बट बहुत सारे इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो कैसे रजिस्टर करेंगे, उनको वैक्सीनेशन कैसे लगेगी, ये तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। ठीक है ना, तो डिजिटल डिवाइड का भी एक इशू था अगर लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी या प्रोग्राम आता है। ठीक है ना, तो ये सारे इश्यूज जो थे ये उठाए गए इस ऑर्डर के अंदर, राइट। और ये भी बताया गया कि कितनी सारी हमारी पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे हमें पूरे नंबर्स दिए हुए हैं जिनके पास इंटरनेट को असेस नहीं है। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यूनियन ऑफ इंडिया को, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने, अभी भी ये केस चल रहा है, तो कुछ डाटा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सबसे पहले तो कहा कि भाई हमें बताओ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज़ गॉट वैक्सीनेटेड, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की जो वैक्सीनेट हो चुकी है, नंबर 1। उसके अंदर इनको ये भी बताना है किसको सिर्फ सिंगल डोज लगी है और कितनों को डबल डोज लग चुकी है, राइट। उसके बाद उनको ये भी बताना है कि अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इसके अंदर और रूरल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है ना, उसके बाद ये बताना है कंप्लीट डाटा ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स परचेज हिस्ट्री ऑफ ऑल द कोविड-19 वैक्सीन, सारा डाटा देना है कि कितनी वैक्सीनेशन आपने ऑर्डर की हुई है, कितनी अभी तक खरीदी है, सब कुछ। एंड आउटलाइन फॉर हाउ एंड व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट सीक्स टू वैक्सीनेट द रिमेनिंग पॉपुलेशन, कैसे आप सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है आपका, क्या मेथड है जो आप अडॉप्ट करने वाले हो, ये बताना है। द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर ड्रग अवेलेबिलिटी फॉर माई कॉसेस, ठीक है, ये भी बताना है। तो बेसिकली आफ्टर दिस ऑर्डर, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर दैट वी हैव रेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी दोबारा से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे ले गए हैं। मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाय करेगी वैक्सीनेशन और फ्री के अंदर सारी की सारी इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक है ना, तो जितने भी अपडेट्स आते हैं, रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि जिनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको कैसे वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और कैसे ध्यान रखा जाएगा कि उनको फर्स्ट डोज लग गया और अब सेकेंड लगने वाली है, वो भी प्रोग्राम, मतलब वो भी पॉलिसी आ रही है। तो प्लीज रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपरली जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है। कोई नया स्कीम आ रहा है, कोई नया प्रोग्राम आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, और इवन कोई नई वैक्सीनेशन आ रही है उसका नाम क्या है, या हमारी कंट्री में कोई नई वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है किसी और कंट्री की, उस सब का आपको ध्यान रखना है। ओके, टर्म सारी मैंने आपको समझा दी है, तो अब आपको समझना न्यूज़ को ईजी हो जाएगा। Delhi High Court dismissed a petition seeking to halt the construction activities at the Central Vista Avenue redevelopment project. Please note down the name of this project in view of the recent surge in COVID-19 cases in the country. तो ठीक है, किसी ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि जो सेंट्रल विस्टा, जो न्यू पार्लियामेंट बन रही है, जो ये प्रोजेक्ट है, ये रोक देना चाहिए बिकॉज कोविड केसेस इतने बढ़ गए, इनकी वजह से कोविड केसेस और बढ़ेंगे।
ठीक है। It was held that there was no reason for the court to suspend the construction activities as the workers were staying at the project site. तो कोर्ट ने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो प्रोजेक्ट साइट पर ही रुकते हैं एंड कोविड-19 प्रोटोकॉल्स आर एडहेयर्ड टू। जो कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स हैं वो बड़े अच्छे से फॉलो की जा रही हैं एंड कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज बीइंग फॉलोड, तो प्रोजेक्ट बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑफ द व्यू दैट दिस इज अ मोटिवेटेड पिटिशन प्रेफर्ड बाय द पिटिशनर्स एंड नॉट अ जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा इश्यूज खड़े किए गए थे, कोर्ट में गए थे, ठीक है ना, कि ये नहीं होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी है सब कुछ, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा कि ये मोटिवेटेड पिटिशन है कि ये लोग प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट वांट जो न्यू पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट है वो बने, वो कंप्लीट हो, तो ये एक जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कहा। द पिटिशनर्स हैड आर्ग्यूड दैट द प्रोजेक्ट वाज नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटी एंड हेंस इट कुड बी पुट ऑन होल्ड फॉर नाउ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो उन्होंने कहा कि ये एक एसेंशियल एक्टिविटी नहीं है तो इसको होल्ड पर डाल सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा द कोर्ट नोटेड दैट द वर्क एट द Central Vista Avenue redevelopment was part of the Central Vista project and of vital public importance and the legality of the project has been upheld by the Supreme Court. तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये कंटिन्यू रहेगा, कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स फॉलो करी जा रही हैं और जिसने ये पिटिशन फाइल किया है उनका मोटिव जो है वो सही नहीं है एंड आई थिंक इसके अंदर कोर्ट ने कॉस्ट भी डाली थी, मतलब जिन्होंने केस फाइल किया उनके ऊपर अराउंड 1 लाख की कॉस्ट डाली गई थी कि ये आपने सही पिटिशन नहीं फाइल किया है। Okay, what is Central Vista project? ये पढ़ लेते हैं। In 2019, the central government announced the redevelopment project to give a new identity to the power corridor of India. The plan includes the construction of a new parliament, prime minister and vice president's residence, along with 10 building blocks that will accommodate all government ministries and departments. तो ये new parliament, new प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बना रही है इसको। द प्लान एम्स टू चेंज द फेस ऑफ द 86 acre एरिया इन ल्यूटन्स दिल्ली दैट शोज ऑफ इंडियाज आइकॉनिक बिल्डिंग्स सच एज साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹20,000 crores. If you are preparing for exams like that of SLAT or AIAT 3-year या 5-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर आपको राइटिंग वैट है, आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है, तो उसके अंदर आपको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। Right, time to define limits of sedition, said Supreme Court in one of the cases. The observation was made while dealing with the writ petitions filed by 2 news channels seeking the quashing of FIR and contempt petitions. तो 2 न्यूज़ चैनल ने केस फाइल किया था, रिट पिटिशन फाइल करा टू क्वैश FIR जो उनके अगेंस्ट फाइल करी गई थी। क्यों फाइल करी गई थी? द आंध्रा गवर्नमेंट हैड फाइल्ड, आंध्रा गवर्नमेंट ने फाइल करी थी FIR अगेंस्ट मिस्टर रघुरामा and the 2 channels TV5 and ABN, ठीक है ना। During the program, Mr. Raghurama, member of parliament, is alleged to have expressed views critical of the state government and the chief minister. तो उन्होंने कुछ views express किए थे criticizing the state government and chief minister। इसके ऊपर आंध्रा गवर्नमेंट ने उन 2 चैनल्स पे और रघुरामा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके ऊपर FIR फाइल कर दी, जो FIR क्वैश करवाने के लिए, मतलब FIR खत्म करवाने के लिए जो ये चैनल्स थे वो कहाँ पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट, बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन। ओके, पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट क्या था? उन्होंने सबसे पहले तो बोला कि देखो जी, हमारी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वायलेट होती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डर पास किया था, हैज मेड कैटेगोरिक ऑब्जर्वेशन इन रिगार्ड टू द नीड फॉर रिस्ट्रेन ऑफ इन्वोकेशन ऑफ द कोअर्सिव आर्म ऑफ द लॉ अगेंस्ट पर्सन वॉइसिंग कॉमेंट्स क्रिटिकल टू मैटर्स ऑफ गवर्नेंस विच अराइज इन कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 केसेस। तो वो कहते हैं कि इनके अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट को कोविड-19 क्राइसिस की वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया? उन्होंने स्टे ग्रांट कर दी है पिटिशनर्स को, मतलब जो भी एक्शन लिया जा रहा था गवर्नमेंट और पुलिस के द्वारा उनके अगेंस्ट, वो रोक दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम इंटरप्रेट करेंगे नॉट ओनली द वर्ड सेडिशन बट अदर लॉज ऑल्सो ऑफ IPC, हम उनको इंटरप्रेट करेंगे। दे
रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, पर्टिकुलरली किस कॉन्टेक्स्ट में, किसकी राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया टू कम्युनिकेट न्यूज information and rights even those that may be critical of the prevailing regime in any of the nation, कि उनकी rights क्या हैं, किसकी rights, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया उनकी rights क्या हैं और वो कहाँ तक क्रिटिसाइज कर सकते हैं रूलिंग गवर्नमेंट को, ठीक है ना, क्या माना जाएगा सेडिशन और क्या नहीं माना जाएगा सेडिशन, ये इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये केस अभी चल रहा है, अगर आप ये ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, जल्दी से सेक्शन 124A जो सेडिशन है उसको समझ लेते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट एक क्विक रीडिंग देंगे। Whoever by words either spoken or written, words by words spoken या written, और by signs या फिर signs या visible representation, कोई painting या कोई act के थ्रू और otherwise brings और attempts to bring, या तो लेकर आता है या even attempt करता है to bring hatred और contempt और excites उकसाता है और attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years। देखो, तो ये डेफिनेशन है हमारी, हेट्रेड जगाने की कोशिश करता है या एक्साइट करता है, attempts to excite disaffection towards the government established by law, जो गवर्नमेंट पावर के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सेडिशन है, ठीक है ना। but comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। अब इसके अंदर कुछ exceptions है, वो कहते हैं कि अगर कोई उस जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट का उसको चेंज करवाना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर एक्ट करे, तो वो कोई हेट्रेड जगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ, देन दैट वोंट बी सेडिशन, राइट। तो ये सेडिशन की डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लैट LLB की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से, राइट। रीड अबाउट अनदर केस जो IT रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के बारे में बात करता है। तो गूगल पे एक वुमन ने केस किया, हम देखेंगे क्यों किया, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रूल्स, राइट। नाउ द हाई कोर्ट issued a slew of directions on a petition by a woman who claimed her photographs and images, though not in themselves obscene or offensive, were taken from her Facebook and Instagram accounts without her consent and uploaded on pornographic website with derogatory captions added to them। तो एक वुमेन ने केस किया कि उसकी परमिशन के बिना, उसके कंसेंट के बिना उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम से फोटोग्राफ्स ले ली गई एंड एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे डाल दी गई और उसके ऊपर कैप्शंस ऐड कर दिए गए, ठीक है ना। तो अब वुमेन ने क्या किया, गूगल टोल्ड, अब इन्होंने गूगल पे केस कर दिया कि ये जो है ये रिमूव कर देना चाहिए। गूगल टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इफ यू डू नॉट नो अबाउट दीज रूल्स, आई हैव डिस्कस्ड देम इन वन ऑफ माई वीडियोज, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, डिड नॉट अप्लाई टू इट as it is a search engine, सर्च इंजन एंड नॉट अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वो कहते हैं कि क्योंकि वो एक सर्च इंजन है और जो ये रूल्स हैं ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को एप्लीकेबल हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इसलिए ये रूल्स के अंदर वो नहीं फॉल करता, ठीक है ना। गूगल सेड द फंक्शन ऑफ अ सर्च इंजन वॉज टू ओनली क्रॉल एंड इंडेक्स एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एज अवेलेबल और पब्लिश और होस्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे सिर्फ हमें वेबसाइट्स जो है वो एज एन इंडेक्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कोई हमारा काम नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ सर्च डिड नॉट सेंसर द फाइंडिंग्स, इट फाउंड मटीरियल दैट कॉरस्पॉन्डेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ सर्च होस्टेड बाय अदर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, ठीक है ना। वो कहते हैं हमारा कोई मटीरियल नहीं है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज जो हैं जिनकी वेबसाइट्स है वो मटीरियल होस्ट करती हैं, दैट वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्च इंजन्स। गूगल ने बेसिकली कहा कि जो ये रूल्स हैं ये मुझे नहीं एप्लीकेबल है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स हूँ एक तरह का, जो कि जो वेबसाइट्स हैं, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो ओन करती हैं वो वहाँ पे शो होती हैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सर्च इंजन्स, वो मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड है कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। ऐसा कहा उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को।
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो ऐसा मटेरियल है, जो ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, वो तो वर्ल्ड वाइड ही बैन कर देना चाहिए, मतलब इट शुड बी टेकन डाउन वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो गूगल ने क्या कहा वो हम देखते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट जनरली ऑब्जर्व्ड दैट फॉर रिमूवल और असेस डिसेबलमेंट ऑफ ऑफेंडिंग कंटेंट, जो ऑफेंडिंग कंटेंट है, दे मस्ट बी ब्लॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ही ये ब्लॉक कर देना चाहिए। दिस ऑब्जर्वेशन इट सेड वॉज ओवर ब्रॉड। तो गूगल ने क्या कहा कि यह ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है एंड कैन नॉट अप्लाई टू ऑल टेक डाउन ऑर्डर्स फॉर ऑल ग्रीवेंसेस, ठीक है ना, ये हर किसी को नहीं अप्लाई हो सकता। फर्दर गूगल ने क्या कहा, रिमूवल इज एप्लीकेबल टू सच ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट विच इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज अनलॉफुल। वो कहते हैं कि जब यूनिवर्सली कोई चीज़ अनलॉफुल है तब वो हम टेक डाउन कर सकते हैं हर जगह से। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड पोर्नोग्राफी, राइट। हाउएवर दे मे बी कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया बट इज लॉफुल एंड इन अदर कंट्रीज। वो कहते हैं कुछ कंटेंट ऐसा हो सकता है जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है बट अदर कंट्रीज में नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने नोटिस इशू किया है कि क्या किया जाए, तो अभी इस केस को फॉलो करेंगे। बट हाँ, क्या सर्च इंजन्स को न्यू आईटी रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं, ये डिसाइड किया जाएगा इस जजमेंट के अंदर। मतलब जब ये जजमेंट दी जाएगी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि गूगल ने ऐसा बोला है। ओके, government sends one last notice to Twitter to adopt new IT rules. Platform could lose exemption from liability. IT rules हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, व्हाट्सएप की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी। अब हम सुनते हैं ट्विटर की कहानी। तो ट्विटर ने अभी तक जो आईटी रूल्स जो ले डाउन किए गए हैं, नए आईटी रूल्स, वो नहीं फॉलो करे हैं और गवर्नमेंट ने लास्ट नोटिस सेंड किया ट्विटर को कि या तो तुम आईटी रूल्स फॉलो कर लो, थर्ड पार्टी कुछ गलत करती है तो ट्विटर इज नॉट हेल्ड लायबल। ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, वो प्रोटेक्शन खत्म कर दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। तो पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेड द रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द रूल्स व्हिच केम इनटू फोर्स मोर देन अ वीक ago demonstrated Twitter's lack of commitment and efforts towards providing a safe experience for the people of India on this its platform। तो वो कहते मिनिस्ट्री ने क्या नोटिस किया कि आप हमारे जो लोग हैं इंडिया के, उनको एक अच्छा सेफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो, तभी आप ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल ट्विटर इज hereby given one last notice to immediately comply with the rules, failing which the exemption from liability available under section 79 of IT Act 2000, this is very important, please make a note of it, shall stand withdrawn and Twitter shall be liable for consequences as per IT Act and other penal laws of India. This has clearly been provided under Rule 7 of the aforesaid rules. तो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्शन 79, हम पढ़ेंगे सेक्शन 79 क्या है, वो खत्म हो जाएगी ट्विटर के लिए अगर वो रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं करता। दिल्ली हाईकोर्ट सेड ट्विटर हैज़ टू कंप्लाई विद द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स फॉर डिजिटल मीडिया इफ दे हैव नॉट बीन स्टेड बाय द कोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई स्टे नहीं मिला है ट्विटर को, तो उन्हें रूल्स के साथ तो कंप्लाई करना पड़ेगा, उन्हें रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। जस्टिस रेखा पल्ली also issued notice to Center and Twitter on a plea by Advocate Amit Acharya seeking to appoint President Grievance Officer under Rule 4 of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Ethics Code Rules 2021। तो किसी ने केस भी फाइल किया है कि इन्होंने ट्विटर ने अभी तक फॉलो नहीं किया है रूल्स और मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, तो मैं कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करूँ, तो उसके अंदर भी इशू नोटिस कर दिया गया है। आपको क्या याद रखना है, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखना है कि ट्विटर इज वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। ओके, तो सेक्शन 79 सेज एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी इन सर्टेन केसेस, तो वो एग्जेम्प्ट करता है इंटरमीडियरी को सर्टेन केसेस के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पशन है, ये जो प्रोटेक्शन ट्विटर के पास है, ये खत्म हो जाएगी अगर वो नए आईटी रूल्स फॉलो नहीं करेगा, राइट। Notwithstanding anything contained in any law for the time being enforced, but subject to the provisions of subsections 2 and 3, an intermediary shall not be liable for any third-party information, data or communication link made available or hosted by him। ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है, बट ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी अगर वो आईटी रूल्स
फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है ट्विटर को या इंटरमीडियरी को, तभी वो प्रोटेक्टेड हैं कि थर्ड पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो ट्विटर वोंट बी हेल्ड लायबल। बट अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होगी ट्विटर के पास, ट्विटर के अगेंस्ट क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, तो ये कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ द थर्ड party. Okay, Maratha community brought under EWS quota. In a bid to extend relief to Maratha community in the state, the tripartite Maha Vikas Aghadi government in Maharashtra extended the benefit of reservation for the economically weaker section, that is EWS, to the socially and economically backward classes, SEBC. Previously, the government had decided that Maratha community could not take the advantage of the 10% EWS category as Maratha reservation was enforced in the state. The Supreme Court, however, scrapped. हमें पता है मराठा रिजर्वेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी, तो अब जो मराठा कम्युनिटी है वो EWS कोटा के अंदर लेकर आई गई है। एज पर द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, अ पर्सन फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर EWS वुड बी एलिजिबल फॉर 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशनल institutes bearing minority institutes. This would also be applied to state government recruitment. The resolution said the reservation would be above the existing reservation. It also stated that the benefit would be available from September 9, 2020, when the Apex Court brought the interim stay on reservation, to May 5, 2021, when the final verdict was announced. Give details on scheme for orphan children, says Supreme Court. Center promises to share mechanism of PM CARES aid. तो कोविड की जब सेकेंड वेव आई तो बहुत सारे बच्चों के या तो एक पेरेंट या फिर दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो ऑर्फन हो गए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो इनके लिए स्कीम लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है हम ये भी पढ़ेंगे। Let's understand what is the scheme. The name of the scheme is PM Cares for Children. Please make a note of this. All children who have lost both parents or surviving parent, मतलब जिनका एक पेरेंट सिंगल पेरेंट था उनकी डेथ हो गई है या बोथ पेरेंट्स की डेथ हो गई है, और लीगल गार्डियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो पेरेंट्स की डेथ हो गई है या जो उनके लीगल गार्डियन थे उनकी डेथ हो गई है, ड्यू टू COVID-19 विल बी सपोर्टेड अंडर PM Cares फॉर चिल्ड्रन स्कीम। प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको एप्लीकेबल है, किसके लिए है ये स्कीम, किन चिल्ड्रन के लिए? PM Cares for Children Empowerment of COVID affected children launched for support and empowerment of COVID affected children. Find government stands with children who lost their parents due to COVID. Such children to get a monthly stipend. Now this is important. Next is such children to get monthly stipend once they turn 18 and a fund of rupees 10 lakh when they turn 23 from PM Cares. What will they get? Monthly stipend when they turn 18 and rupees 10 lakhs when they turn 23 from PM Cares. Free education to be ensured for children who lost their parents. They will stay in the same school till further decision, right? The children will be assisted to get an education loan for higher education and PM Cares will pay interest on the loan. Education loan के लिए help करी जाएगी और interest कौन pay करेगा? PM Cares. The children will get free health insurance of rupees 5 lakh under Ayushman Bharat till 18 years and premium will be paid by PM Cares. तो health insurance, education का ध्यान रखा जाएगा और क्या steps लिए जा रहे हैं ये देखते हैं। Next is what is बाल स्वराज पोर्टल। तो ये तो PM केयर्स तो उनकी क्या स्कीम है उनके लिए कि जो एजुकेशन है उनका उसका ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, बट उनकी प्रोटेक्शन उनकी केयर के लिए जो बाल स्वराज पोर्टल है उसके अंदर कुछ करा गया है वो देख लेते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR, important, please make a note of this, in furtherance to its function as a monitoring authority under section 109 of Juvenile Justice Act 2015, important, and in view of the growing problem related to children affected by COVID-19 has devised an online tracking portal, Bal Swaraj COVID Care Link, for the children in need of केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, क्या नाम है इसका? बाल स्वराज। तो इस पे क्या किया जाएगा? दिस पोर्टल ऑफ द कमीशन हैज बीन क्रिएटेड विद द पर्पस फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपलोड करेगी सारे डाटा कि बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। द कमीशन हैज एक्सटेंडेड द यूज ऑफ दिस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ of its parents or either of the parent during COVID-19 and provided a link under the name of COVID Care for uploading the data of such children by the concerned officer department on portal. So
अब द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, उनका डाटा इसी वेबसाइट पे, इसी पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा. द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट फैमिली सपोर्ट और आर विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस आर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ स्टेजेस के अंदर जो है ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपलोड होनी चाहिए, प्लस अप्रोच कैसे किया जाए उसको स्टेजेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है ना. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु हैव बिकम ऑर्फन्स, उनको आइडेंटिफाई किया जाए. इमीडिएट रिलीफ शुड फॉलो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन विदाउट एनी डिले. इमीडिएट रिलीफ उनको क्या चाहिए? क्या उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर उनकी एजुकेशन रुक गई है, क्या उनको वो हेल्प चाहिए, या फिर उनके पास कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है, क्या इमीडिएट रिलीफ क्या चाहिए वो देखना होगा. Child Welfare Committee should conduct inquiries and pass suitable orders which have to be implemented without any delay. ठीक है ना. जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो देखेगी क्या ऑर्डर, ठीक है ना, हर चाइल्ड की अलग नीड्स होंगी, उसकी हर अलग सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया जाएगा. मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय CWC एंड द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर शुड बी कंडक्टेड ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस. ठीक है ना. मान लीजिए बच्चे को गार्डियन के साथ, लीगल गार्डियन के साथ रहने के लिए छोड़ दिया, बट उसकी चेकिंग भी होनी चाहिए. क्या वो बच्चा सेफ है, क्या वो सही से रह रहा है, वो चेक कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर. सुटेबल स्टेप्स शुड बी टेकन बाय CWCs टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शुड रीच द चिल्ड्रन. जो भी स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिट्स अनाउंस करे गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जो बेनिफिट है वो चाइल्ड को पहुंचना चाहिए. एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, कंटिन्यू एजुकेशन इन द सेम स्कूल्स. ठीक है ना. जब तक कि आगे डिसीजन नहीं लिया जाता वो सेम स्कूल में, अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो उसी में पढ़ता रहेगा, जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट में. ठीक है ना. तो ये चीज़ें देखनी है. तो ऐसे स्टेजेस में डिवाइड किया है कि आप ऐसे इस प्रॉब्लम को, इस इशू को अप्रोच करोगे. Journalists need cover against sedition charges. Now, this is another case. The court acknowledged the submissions made by Mr. Dua, who is currently recovering from COVID-19, that there is a recent trend against the media where state governments who do not find a particular telecast to be in sync with their political ideologies register FIRs against persons of media primarily to harass them and to intimidate them so that they succumb to the line of the state or else face the music at the hands of the पुलिस. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये एक ट्रेंड ही चल पड़ रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट को जब कोई जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करता है स्पेशली कोविड से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट FIR फाइल कर देती है, जो कि सही नहीं है, सेडिशन चार्जेस लगा देती है. हाउएवर द कोर्ट रिजेक्टेड मिस्टर दुआ's plea that FIRs should not be registered against journalists of 10 years of experience as cleared by a committee constituted by state government concerned. Mr. Dua had said the committee should comprise of the Chief Justice of the High Court or a judge designated by him, the leader of the opposition and House Minister of the state. So basically, जो Mr. Vinod Dua है, who is the journalist, he said that there should be a rule that a journalist who is having experience of 10 years, of more than 10 years, against him or her FIR cannot be registered without clearance from the committee. But this plea was rejected by the Supreme Court. The court said such a committee was outside the present statutory framework. By granting the prayer, it would be encroaching into the legislature's domain. वो कहते हैं ऐसा कोई लॉ नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो लॉ नहीं बना सकता है. अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो लेजिस्लेचर का जो लॉ मेकिंग पावर है वो इंक्रोच कर देगा. ठीक है ना. Supreme Court quashed a sedition case registered against senior journalist Vinod Dua for his critical remarks against the Prime Minister and the Union government in a YouTube telecast. तो इन्होंने PM को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है ना, और यूनियन गवर्नमेंट को एक YouTube टेलीकास्ट में क्रिटिसाइज किया था, तो क्वैश हो गया FIR क्वैश मतलब FIR खत्म हो गई है. राइट. सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस को मेंशन करते हुए कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑल्टरेशन ऑफ दोज एक्ट्स और मेजर्स बाय लॉफुल मीन्स, कुछ ऑल्टर करवाना चाहता है, चेंज करवाना चाहता है थ्रू लॉफुल मीन्स, दैट इज टू से विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग्स ऑफ एनमिटी एंड डिसलॉयल्टी विच इम्प्लाई इंसाइटमेंट टू पब्लिक डिसऑर्डर और द यूज ऑफ वायलेंस इज नॉट सेडिशन. तो उन्होंने कहा कि
केदारनाथ सिंह के केस में क्लियर कट कहा हुआ है कि पहले ही हमने सेडेशन का बेयर प्रोविजन पढ़ा था और उसमें एक्सेप्शन थी कि अगर कोई पीसफुली चेंज लेकर आना चाहता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर, तो वो सेडेशन नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केदारनाथ सिंह के अंदर भी ये बहुत क्लियर कट डिफाइंड है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एवरी जर्नलिस्ट इज इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर द केदारनाथ सिंह जजमेंट। ठीक है ना, हर जर्नलिस्ट को ये प्रोटेक्शन मिली हुई है। प्लीज make sure that you remember the name of this judgment. I have given the entire PDF in the description box below. CLAT LLM वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। upheld the right of every journalist to criticize and brutally the measures of the government with a view to improving or altering them through legal means। ठीक है ना, तो जो जर्नलिस्ट है उसके पास राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सके गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं। द फ्री स्पीच ऑफ अ जर्नलिस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम चार्जेस ऑफ सेडिशन, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। द टाइम इज लॉन्ग पास्ट व्हेन द mere criticism of government was sufficient to constitute सेडेशन। वो कहते अगर वो टाइम चले गए कि जब कोई थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करता था गवर्नमेंट को तो सेडेशन का चार्ज लगा दिया जाता था। ठीक है ना, द राइट टू अटर ऑनेस्ट एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू अ कम्युनिटी रादर देन अ वीकनेस, द जजमेंट सेड। वो कहते 1962 जजमेंट सेड सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन IPC was intended only to punish subversion of a lawfully established government through violent मीन्स। ठीक है ना, अगर वायलेंट मीन्स यूज करे जा रहे हैं जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके अगेंस्ट, तब हम सेडेशन का चार्ज लगा सकते हैं, ऐसे ही नहीं लगा सकते। राइट, सो सेडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू ऑल शुड स्टडी रियली नाइसली। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हो लीगल करंट अफेयर्स की तो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वो चेक कर लेना। हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करना बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल मटीरियल मिलेगा, www.lawgiri.com। लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।